नमस्ते दर्शकों, विभूति झा आपके सामने बैठे हैं और आपका जयपुर डायलॉग यूएसए पे हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस बात की कि जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा आपसे। अ टेल ऑफ टू इलेक्शंस, दो जमाने में इलेक्शंस की एक दास्तान चर्चा करूंगा मैं। 1991 इलेक्शंस एंड 2024 का चुनाव जो अभी चल रहा है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि 1991 अप्रैल में मैं अमेरिका आया था और उन दिनों मेरा दायित्व था एज अ सीनियर ऑफिसर ऑफ अ मेजर अमेरिकन बैंक कि यहाँ पे भारत की लिबरलाइजेशन स्टोरी को एक सफलता दी जाए, उसको प्रमोट करें, यहाँ से अमेरिका से इन्वेस्टमेंट ले जाए इंडिया। 1991 की कहानी जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन दिनों भारत की अपनी कोई दास्तान नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। हम जो थे अमेरिका में उन दिनों, भारत का नाम बिल्कुल गर्त में रहा करता था क्योंकि भारत की जो सरकार थी उन दिनों टोटली रशियन डिपेंडेंट थी। इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब थी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल गिर गया था। आपको याद होगा, जो लोग उन दिनों नौजवान थे उनको शायद याद होगा, बहुतों को ये कहानी पता भी नहीं होगी। 33 साल हो गए उसके। मेरी दाढ़ी जो है बिल्कुल काली थी, बहुत बाल थे, ये सफेद हो गया, बाल उड़ गया। परिवर्तन होता है, ऑलराइट, लेकिन दिल का जोश जो है वो वही है। तो मैं इस बात की चर्चा करना चाहता था आपसे कि ये 1991 में 20 मई से लेकर के करीबन 15 जून तक में इलेक्शन हुआ था और 21 मई को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। तो भारत का जो प्रजातंत्र था, डेमोक्रेसी थी, वो बड़ी ही विचलित हालत में थी, बहुत ही विचलित हालत में थी। एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था। $1 बिलियन था एक्सचेंज रिजर्व। तो आज के जमाने के लोग जब देखते हैं कि इंडिया की एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन से ज्यादा है, तो आप समझिए कि दोनों देशों की, इसी देश की कहानी उन दिनों कैसी विचित्र रही होगी। तो मुझे उन दिनों आकर के यहाँ पे भारत की कहानी पेश करनी थी, यहाँ के इन्वेस्टर्स को, एनआरआईज इंक्लूडेड, कि भारत में इन्वेस्ट करिए। तो उन दिनों क्या होता था कि बड़ी मजे की बात यह है कि हालांकि सरकार ने लिबरलाइजेशन प्रोग्राम लाया था, लेकिन जिस तरह से भारत के दूतावास जो हैं, भारत के कर्मचारी लोग थे ऑफिशियली, किसी में दम नहीं था कुछ करने के लिए क्योंकि वो मानसिकता नहीं थी। तो ये युद्ध जो था, हम जैसे लोगों में जो दो चार इक्के दुक्के थे, हमको अकेला ही लड़ना पड़ा था। बहुत विचित्र प्रश्नों का जवाब देना पड़ता था। यहां तक कि मुझे एक सीईओ ने पूछा, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? तो बस उसी समय में मुझे एक बात सूझी कि इसके लिए मुझे गुस्सा नहीं होना है। इस बात का, इस तरह की चर्चाओं का कैसे फायदा उठाया जाए ह्यूमर के नाम पे। तो मेरे मुंह से निकला, मेरे मन में बात आई, मैंने कहा भी कि नो, आई एम फ्रॉम इंडिया, वी आर द गुड गाइज। तो वो सीईओ भी हंसा था और हम दोस्त बन गए उसके बाद। When I said that I am an Indian, we are the good guys. तो भाई और बहनों, आज इस बात की चर्चा करूंगा कि 1991 अप्रैल में आप जहां भी थे, एक बार इतिहास को जाके देखिएगा, 33 साल पुराना। और फिर एक इतिहास देखिए 2014 से 2024 तक और आगे का। ये इलेक्शन जो है बड़ा ही आशा और उम्मीद के साथ है कि भारत 2047 में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इकोनॉमी बनेगा, तीसरे दर्जे पे पहुंचेगा। मोदी जी ने तो दावा कर ही दिया है। हम जब उस दिन आए थे 1991 में, इलेक्शन हुआ था, यूपीए की सरकार बनी थी, नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी। तो मेरा ये कहना है कि भारत की प्रगति कितनी हुई है उन दिनों से लेकर के आज तक में।
सिर्फ एक आंकड़ा काफी है। उन दिनों भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1 बिलियन था, आज 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। और मैं नहीं कहूंगा, आप कहेंगे कि मैं मोदी की तारीफ कर रहा हूं, आप खुद ही जाके देखें कि 2014 से लेकर के 2024 तक भारत का एक्सचेंज रिजर्व्स कितना बढ़ा है। लेकिन एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने अपनी आंखों से झेला है, आंखों से देखा है और व्यक्तिगत रूप से सहा है। टोटल लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कहते थे बहुत, करते थे कुछ नहीं। तो जब हम यहां से इंडस्ट्री लेके जाते थे तो उनको कुछ पता ही नहीं था कैसे करना है। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आज पावर सेक्टर में इंडिया इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि उन दिनों जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए पावर परचेज अग्रीमेंट साइन होते थे तो उस वक्त एक कानून बना दिया था भारत सरकार ने कि 25% इन्वेस्टमेंट जो है लोकल होना चाहिए, इक्विटी लोकल होनी चाहिए। मैंने कहा, मैं तो जानता था इस बात को एज अ बैंकर, हैविंग डेल्ट विद लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज। मैंने कहा कि कम से कम 100 मेगावाट की कंपनी जो होती है, पावर सेक्टर होती है, एफिशिएंट छोटी मानी जाती है। 100 मेगावाट 1 मिलियन पर मेगावाट के हिसाब से 100 मिलियन की प्रोजेक्ट होती है। $25 मिलियन उन दिनों एज एन इक्विटी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में उतना दम नहीं था। ना मैं ये क्यों कह रहा हूं दम नहीं था, क्योंकि उन दिनों काला पैसा जो था भारत में इतना चल रहा था अंदर, इट वाज सच ए डर्टी सीन कि किसी को हिम्मत नहीं थी कि उसकी अपनी असली आमदनी कैसे दिखाएं। तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के पास वो ताकत नहीं थी कि वो 25% ला सकें। और चूंकि पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो होती है ना, वो आप इंक्रीमेंटल करेंगे तो कभी कुछ नहीं होता। तो आपको उदाहरण देता हूं। सितंबर या नवंबर में 1991 में इंडिया की बड़ी डेलीगेशन आई थी लिबरलाइजेशन के लिए। ओके, वॉशिंगटन डीसी 4 सीजन्स में कुछ एक बैंकर्स ने, जिसमें हम भी शामिल थे, हम लोगों ने उसका आयोजन किया था। इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे मिस्टर सुरेश कुमार, और उन्होंने प्रेजेंटेशन की थी इंडिया की लिबरलाइजेशन स्टोरी पर। ओके, उनको हम लोगों ने बताया था कि आपका जो है मानसिक तुलन बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर्स किए हैं, आज आप पैसे मांगने आ रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने आ रहे हैं। आपके रुख, आपके वचन, आपके शब्दों का प्रयोग उसी हिसाब से होना चाहिए। जल्दी नहीं ये बात समझ में, स्मार्ट तो थे ही, समझ तो गए, लेकिन परिवर्तन जल्दी नहीं होता। परिवर्तन होने में समय लगता है, एटीट्यूड चेंज होने में समय लगता है। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद आज की तारीख में देखिए, आज भारत का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, हर एक भारतीय का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। क्योंकि मैंने ये सारी दास्तान देखी है, कभी मैं पूरी चर्चा करूंगा भी, कभी कभी इच्छा होती है कि मैं किताब लिखी दूं एक, तो मैं शायद कोशिश करूंगा एक छोटी सी किताब लिखने के लिए कि माई एक्सपीरियंसेस of 33 years in America, 1991 to 2024. What lessons did I learn? तो कुछ एक नुक्तक बताता हूं जो एक बिल्कुल डायलॉग थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एक्सटेम्पोर, नो प्रिपरेशन, बिकॉज आई हैड टू बी रेडी, बैटल रेडी ऑल द टाइम। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक समारोह में जब मैं कह रहा था, तो सीईओ ने कहा कि तुम्हारा देश तो बिल्कुल गया हुआ देश है, करप्शन है, सोशलिज्म है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है, पॉलिटिशियन करप्ट है, ब्यूरोक्रेट करप्ट है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे देश में, हम वहां आके क्या करें। बात तो सही थी, झूठ नहीं थी। करप्शन के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे, ऑल द प्रॉब्लम जो इंडिया को थी वो तो थी, सच थी बात। तो मैंने उनसे यही कहा कि आज आप भारत की तुलना अमेरिका की, जैसी अमेरिका की अवस्था आज है, आप उस नजर से उसे देख रहे हैं। ये बात गलत है। आपको इंडिया को उसी नजर से देखना चाहिए जैसे अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था। जिस तरह से न्यूयॉर्क सिटी में, शिकागो में
माफिया का बोल बाला था। यहाँ भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है ना, तो न्यूयॉर्क सिटी जहां भी हो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनी है पिछले 40 सालों में, 50 सालों में। तो आप भारत को आज अपने हिसाब से क्यों तुलना कर रहे हैं? अगर, एंड आई यूज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, इट इज India's inefficiency and inadequacies that gives America a chance to do something. And that's why I'm here. If we were perfect and we were big, I won't need you. Those CEOs, the group of CEOs, they acknowledged. They said, oh, that's very interesting because we never thought about it from that point of view. This is what is important. That's how my entire experience of developing Indo-US relationship and business and political has been driven from that point of view, because I knew, मुझे पता था कि हमारा धर्म, हमारी जो आस्थाएं हैं, जिस तरह से हम हिंदू हैं, हमारी फिलॉसफी जो है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमने उसकी चर्चा कभी किसी से की ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं। आज 2024 में जब मैं देखता हूं तो ये समझ में आता है कि क्यों। आज एक बात तो हम सभी भारतीयों को बड़े गर्व से कहना पड़ेगा कि ना हमने अपने धर्म के लिए, ना तो हमने अपने पॉलिटिक्स के लिए कभी भी किसी से लड़ाई करके अपने धर्म और अपने पॉलिटिक्स को किसी पे जमाया हो, डराया धमकाया हो, मारा मारी की हो, हमने कभी नहीं किया वो। तो हमारा जो विश्वास है, अगर इस बात की चर्चा हम खुद न करेंगे तो क्यों किसी को जल्दी पड़ी है जानने के लिए भाई। लेकिन आज की तारीख में 2024 में जो मैंने देखा है, एक एक दिन को देखा है, मैं भारत 3-4 बार आता हूं साल में क्योंकि हमने सारी प्रोग्रेस देखी है। आज जो भारत है एक आशावादी भारत है, एक विश्वास वाला भारत है जो प्रगति कर रहा है और जानता है कि 2047 में हम बहुत बड़े सरकार, बहुत बड़ा देश बनेंगे, नंबर 1 to 3 में आएंगे। इस बात की जो अभिलाषाएं जो होती है ना, वो नहीं थी 1990 में, 1991 में। हम तो बड़े निराश थे, फिर वही शाम, फिर वही गम, फिर वही तनाई वाली बात होती थी हमेशा कि भारत कब बदलेगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मुद्दा है, जिस तरह से इस सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने अपने दुश्मनों को विचलित किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। उन दिनों भैया मैं तो कहता हूं आपको कि पाकिस्तान तो बड़ा चाहता था अमेरिका का। यहां तक कि लोगों को था कि लुक एट पाकिस्तान, लुक एट योरसेल्फ, लुक एट चाइना, लुक एट योरसेल्फ। वहीं पे मैंने फिर एक आर्गुमेंट बनाया था। लोगों ने जब मुझे इंडिया से और चाइना से, इंडिया का चाइना से कंपैरिजन करते थे तो मैं सिर्फ यही कहता था, डू यू वांट चाइनीज सोसाइटी टू, चाइनीज वे ऑफ लाइफ टू बिकम द हिंदू वे ऑफ लाइफ? No democracy, no freedom? Then they would say, no, India is fine, it's a democracy. मेरा विचार ये है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अपने आप पे गर्व रखिए। इस सरकार ने पिछले दो टर्म में बहुत ही गौरवान्वित किया है हम सबों को। देखिए, कोई भी 100% पक्का नहीं होता। कहते नहीं कि अगर भगवान भी 100% शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोविड में 7 मिलियन लोग क्यों मरते? तो ये सोचने वाली बात है। तो हर जगह हर चीज की अपने आप पे अगर गर्व नहीं होगा, अपनी आइडेंटिटी पे गर्व नहीं होगा, तो कुछ नहीं होता। ये चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो इलेक्शन है, जो 19 अप्रैल को शुरू हुआ और जून में खत्म होगा, तो उसका नतीजा आपको 4 जून को पता चलेगा। सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, 300, 400 जो भी सीट मिले। मैं तो सिर्फ एक ही आशा रखता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में वो तीसरी बार सरकार बनाए अपने पूरे दल को लेकर के। जाइए, वोट करिए। 1991 was one election where India was struggling. 2024 election is one where India is showing the path to the world. That's the difference. And I know this. I will tell you this story more about it, my individual experience of this one. But एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको मैं। सियाटल में एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो वहां पे हमने
जब मैंने इनवाइट किया लोगों को कि आप इन्वेस्ट करें इंडिया में, तो एक नौजवान कहता है मुझे, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ टू मेनी पीपल, too many people. Country will take the money and we will not know what they will do with this country, with the money. Too many people. तो मैंने उससे पूछा, कितने भाई बहन हो तुम? तो उसने कहा कि 6 हैं। वो 26 साल या 27 साल का नौजवान था। मैंने कहा तुम्हारा नंबर कौन सा है, पहला या छठा? तो कहता है मैं छठा हूं। तो मैंने कहा कि अपने माता पिता को कहो ना कि शायद वो 2 ही पर रुक जाते तो तुम्हारी गिनती ना होती। तो तुम आज खुश हो कि तुम्हें माता पिता ने पैदा किया, या तुम नाखुश हो उनसे कि देश की पॉपुलेशन पर उन्होंने इतना प्रेशर दिया? That young boy was a Muslim young boy. When I said this to him, he appreciated that. He came to me, he said, oh, I didn't realize it, that our parents are responsible for the population explosion, not us. The point of the matter जो बताना चाहता हूं मैं आपसे, कि जागरूकता जो होती है ना, वो सवाल पूछने से आती है। अगर आप सवाल न पूछेंगे तो जागरूकता नहीं होगी, सवाल नहीं पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेंगे, प्रश्न अधूरा रह जाता है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। 2024 एंड 1991 ये 2 इलेक्शंस की कहानी है जो मैंने पूरी तरह से देखी है उन दिनों से लेकर आज तक। आज मेरे चेहरे पे मुस्कान इसलिए है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। समस्याएं तो होती रहती हैं, लेकिन 4 जून का इंतजार है जब मैं जानना चाहूंगा कि उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बने। सत्यमेव जयते, और सत्य को जीतने के लिए आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू।